गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघीय शासन की संरचना। तो देखो, पूरे विश्व में विभिन्न लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्य कर रही थी। तो बच्चों, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता का शासन। अर्थात यहाँ पर प्राथमिकता किसको दी जा रही है? जनता को। जब हम लोकतंत्र को तोड़ते हैं तो पहला हो गया लोक, दूसरा हो गया तंत्र। लोक का मतलब क्या हो गया? जनता, और तंत्र का मतलब सरकार। तो जनता के द्वारा निर्वाचित लोगों के द्वारा क्या होती है? सरकार का संचालन होता है। इसीलिए प्राथमिकता किसको दी जाती है? जनता को। ठीक है, जनता यहाँ पे क्या होती है? सर्वोच्च होती है। ठीक है, अब भारत की बात करें तो भारत क्या है? लोकतांत्रिक तो देश है ही, ठीक है, लेकिन भारत विविधतापूर्ण और बहुलवादी समाज भी है। भारत विविधता मूलक देश है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, भाषाएं हैं। भारत को अगर गौर से देखें तो अगर अपने आसपास नज़र आप घुमाओगे तो कई भाषाएं देखने को आपको खुद को मिल जाएगी, कई तरह के कल्चर देखने को मिल जाएंगे। तो भारत विविधतापूर्ण देश है हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पग पग पर डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे देखने को। एक गांव दूसरे गांव से कुछ ना कुछ मामलों में भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना विविधतापूर्ण देश, बहुलवादी समाज है, तो अब क्या था कि जनता जो भाषा थी, प्रथा थी, संस्कृति थी, परंपरा थी, तो बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, संस्कृति है, परंपरा है। तो क्या है, लोकतंत्र में हम जनता को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो किसी के भाषा के साथ, किसी के प्रथा के साथ, किसी की संस्कृति और परंपरा के साथ अन्याय ना हो जाए, सबको सम्मान मिले। ये संविधान निर्माताओं के सामने क्या था? एक बड़ा प्रश्न आ गया था, क्योंकि शासन तो चलाना था लोकतंत्र। अब ब्रिटेन तो बोल कर ही गया था कि भारत में क्या है, लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन संविधान निर्माताओं को भारत में लोकतंत्र की स्थापना तो करनी थी। अब शासन का कोई केंद्र तो चाहिए, सरकार का विभाजन कैसे करे, इस तरह के तमाम प्रश्न संविधान निर्माताओं के सामने आ गए। अब संविधान निर्माताओं ने क्या किया? सरकार को दो भागों में विभाजित किया, एक संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार। तो देखो, संघ सरकार क्यों? ताकि देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे। ठीक है, तो देश की एकता अखंडता बनी रहेगी संघ सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार ताकि हर राज्य की प्रथा, परंपरा, भाषा और संस्कृति का सम्मान बना रहे। ठीक है, अब ये दो चीज जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में आई, आखिर यह मॉडल उनके दिमाग में आया तो आया कैसे? तो संविधान निर्माता किसको देख रहे थे? तो संविधान निर्माता देख रहे थे अमेरिका को, संविधान निर्माता देख रहे थे कनाडा को, जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट था, और ब्रिटेन जहां पर एकात्मक शासन प्रणाली थी, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो देखो, संघात्मक शासन आखिर कहाँ लगेगा? तो जिन देशों का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होगा वहां पर, ठीक है, और ऐसे देश जो विविधतापूर्ण हो और बहुलवादी समाज हो उनका, वहां पर क्या लगेगा? संघात्मक शासन लगता है। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था वहां पे यूज की जाती है। और एकात्मक शासन कहाँ लगता है? जहां पे सामाजिक विविधता का अभाव होगा और भौगोलिक क्षेत्र छोटा होगा। तो बच्चों, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, इन दोनों की पहले विशेषता को समझते हैं, और उसके बाद क्या देखेंगे कि अमेरिका और कनाडा का संघात्मक शासन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है उसको देखेंगे, और भारत ने फिर किसके मॉडल को अपनाया, फिर हम उस पे भी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं इसको क्या कर लेती हूँ, रिमूव कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ इस टॉपिक पे। तो एकात्मक शासन में बच्चों मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर सामाजिक विविधता कम होगी, ठीक है, बहुलवादी समाज नहीं होगा, विविधता का अभाव होगा और भौगोलिक क्षेत्र छोटा होगा, वहाँ पर क्या होता है? एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली से सरकार को संचालित करना संभव है। तो देखो, आखिर एकात्मक शासन प्रणाली में ऐसा होता क्या है? तो देखो, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है ना कि स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है, मतलब कि देखो, भौगोलिक क्षेत्र छोटा, तो मान लो मैं एक क्षेत्र बनाती हूँ, ये भौगोलिक क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ राज्य हैं, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र छोटा है तो बहुत सारे राज्य तो होंगे नहीं, तो मैंने ऐसे ही कुछ राज्य बना दिया, और ये हो गया हमारा केंद्र, ये हमारी केंद्र सरकार हो गई। तो अब जो राज्य सरकार है ये क्या होगी? स्थानीय सरकार हो गई। ये किसके अधीन है?
तो ये केंद्र के अधीन है। तो स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है, ठीक है। संपूर्ण शक्तियाँ केवल केंद्र सरकार में निहित होती हैं। तो जितनी भी शक्ति है वो केंद्र सरकार में निहित होगी, ठीक है। राज्य सरकार नगर निगम की तरह कार्य करेगी, संवैधानिक अधिकार नहीं होते, इनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, समझ जाओ कि ये एक घर है, मान लो, ठीक है, और ये क्या है, इस घर के मालिक है। बीच में केंद्र को मान लो ये घर के मालिक है, और ये राज्य को मान लो कि यहाँ पे ये कुछ मेंबर है। तो इसने क्या किया, हर दिन का इसका इनकम है मान लो 1000, ये 1000 रुपीज़ इसका इनकम है, 1000 लेकर आया। अब इसका मन हुआ कि ये है ए नाम का कोई व्यक्ति है ये, तो इसका मन हुआ केंद्र को कि ए को क्या देंगे, हम 100 रुपये देंगे। तो जो 100 रुपये ए को मिले, ए को जो 100 रुपये मिले हैं, तो ए स्वतंत्र नहीं है इसको खर्च करने के लिए, वो अपने मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। ये बता कर भेजेगा, जो 100 रुपये ये दिया है तो ये बता देगा कि इसमें तुम क्या खरीदोगे, क्या तुमको लेना है। तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसके अधीन है, अभी भी अपने मालिक के अधीन है। मालिक ने 100 रुपये दिए हैं और वो जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, काम करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग वो सामान खरीद के लाएगा। तो यहाँ पे राज्य के पास संवैधानिक अधिकार नहीं होते। स्थानीय जो सरकार है वो किसके अधीन होगी, केंद्र के अधीन होगी। तो ये हो गया एकात्मक शासन प्रणाली, जो कहाँ पे लागू हो सकता है और कहाँ पे लागू किया जाता है, जहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र छोटा हो। तो ब्रिटेन में क्या है, तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र छोटा है और क्या है, विविधतापूर्ण देश नहीं है वो। अब हम चलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। तो देखो, संघात्मक शासन कहाँ यूज होता है, विविधतापूर्ण देश में, ठीक है, जहाँ का समाज बहुलवादी हो, ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र क्या हो, बड़ा हो। तो देखो, भारत को समझो, तो भारत क्या है, विविधतापूर्ण देश है, और भौगोलिक क्षेत्र इसका क्या है, बड़ा है। तो भारत में क्या है, कई 28 राज्य हैं हमारे, ठीक है। अब सबका केंद्र अगर दिल्ली हो जाए, सबका केंद्र हम दिल्ली को बना दे, तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि 28 राज्यों के अलग अलग क्या है, भाषाएं हैं, 28 राज्यों में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, संस्कृति है, प्रथाएं हैं। तो जितनी विविधता उतनी समस्या, तो अलग अलग राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं। तो क्या केवल दिल्ली से, केंद्र से हम सबको कंट्रोल कर पाते, सारी समस्याओं को? केंद्र ही डिसाइड करता, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, हर एक चीज केंद्र के अधीन हो जा, रक्षा, सब कुछ केंद्र के अधीन होता। कुछ प्रॉब्लम होता तो तमिलनाडु से लोग दिल्ली पहुंचते, उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचते, झारखंड से दिल्ली पहुंचते, क्योंकि शासन का केंद्र कहाँ हो जाता है, दिल्ली। क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली में शासन का एक ही केंद्र होता है, एक ही विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एकात्मक शासन प्रणाली लगाते भारत में, तो भारत में क्या हो जाता, भारत में क्या सरकार सुचारू रूप से चल पाती, और फिर क्या होता कि जितनी भी भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, क्या उनका सम्मान हो पाता, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जितनी विविधताएं, ये समस्याएं भी तो उतनी ही उत्पन्न होगी, और जितना समस्या उत्पन्न होगा अगर हम केंद्र सिर्फ एक केंद्रीकरण कर दे सरकार का, तो उससे क्या हम सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाते, नहीं। तो फिर क्या होता, समस्याएं उत्पन्न होती। इसीलिए विविधतापूर्ण देश और भौगोलिक क्षेत्र में हम संघात्मक शासन प्रणाली अपनाते हैं। तो संघात्मक शासन प्रणाली में आखिर ऐसी विशेषता क्या है, ऐसी क्या विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली में, जो विविधतापूर्ण और भौगोलिक जिसका क्षेत्र बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र, वहां पर अपनाया जाए तो सरकार क्या हो सकती है, सुचारू रूप से शासन कर सकती है। तो देखिए, इसकी विशेषता ये है कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि संघ और राज्य एक दूसरे के समक्ष होंगे। संघ और राज्य के बीच पावर का शेयर होगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। तो संघ और राज्य के बीच क्या होगा, पावर का शेयर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा, दोनों एक दूसरे के समकक्ष, मतलब समानांतर होंगे, ठीक है, समान होंगे, दोनों अपने अपने जगह पर स्वतंत्र होंगे, इक्वल होंगे। ये नहीं है कि संघ बड़ा और राज्य छोटा, इस प्रकार से नहीं होगा। अभी मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं संघात्मक शासन की विशेषता की बात कर रही हूँ। और जहाँ भी संघात्मक शासन लगेगा वहाँ पर ये 4 चीज़ें जरूर होंगी, ठीक है। तो देखो, शक्तियों का विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि दोहरी सरकार होगी, संघ सरकार, राज्य सरकार,
ठीक है, 2 सरकारें होंगी और दोनों एक दूसरे के समकक्ष होंगे। समकक्ष होंगे मतलब कि समानांतर होंगे, समान होंगे। ये नहीं कि कोई किसी से बड़ा और कोई किसी से छोटा, और दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के अलग अलग और स्वतंत्र काम करेंगे। ठीक है, लिखित और सर्वोच्च संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, पार्टनरशिप होगा, क्योंकि संघ और राज्य के बीच जब हम पावर को शेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो, जैसे एक रूममेट और एक रूम और 2 रूममेट, ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, अपना अपना काम डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, तुमको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, यहाँ पावर का शेयर हो रहा है। तो जब शेयर हो रहा है, साझेदारी हो रही, पार्टनरशिप हो रही, तो वहाँ पे विवाद तो होगा ही, इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, और राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए उच्च सदन होगा, मतलब कि देखो राज्य सरकार जो है राज्य में काम तो कर रही है, पर उनका प्रतिनिधित्व संघ में भी होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उच्च सदन होगा, जैसे भारत में राज्यसभा है और अमेरिका में सीनेट। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं हो गई जो संघात्मक शासन प्रणाली जहाँ जहाँ लागू होगी वहाँ पर ये 4 विशेषताएं तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक ना, लेकिन अब अमेरिका और कनाडा के संघात्मक शासन में क्या डिफरेंस है हम उसको देखेंगे, और भारत ने किसके संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है हम उसको देखेंगे। लेकिन ये 4 विशेषता हर जगह रहेगी, थोड़ा बहुत अब कुछ डिफरेंसेस होगा जो कि अभी हम देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अमेरिका के संघीय शासन प्रणाली की तरफ। चलो देखते हैं कि अमेरिका ने किस प्रकार की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो देखो टोटल अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य ने आपस में क्या किया, समझौता किया, और समझौता करके क्या किया, संघीय शासन का निर्माण किया। मतलब कि 50 राज्य मिलकर संघ सरकार का निर्माण कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब राज्य मिलकर संघ का निर्माण कर रहे हैं तो राज्य अपने पास कुछ शक्ति तो ज़्यादा रखेगी ही संघ से। ठीक है, अब इसके संघात्मक शासन में क्या विशेषता है, तो देखो 4 जो मूल विशेषता मैंने बताया था संघात्मक शासन के, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। वो हर संघात्मक शासन जहाँ जहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली होगी वहाँ पे ये 4 विशेषताएं तो रहेंगी ही। ठीक है, जैसे कि लिखित और सर्वोच्च संविधान बनाया, फिर शक्तियों का विभाजन किया। तो अमेरिका ने क्या किया, संघ और राज्य के मध्य जब शक्ति बांटी तो उसने क्या किया, जो विषय अलग किए जा सकते थे जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, तो उस विषय को क्या किया, राज्य को दे दिया। और जो विषय अलग नहीं किए जा सकते थे जैसे कि रक्षा, परिवहन, रेल, तो वो किसे दे दिया, संघ को दे दिया। ठीक है, अब शक्ति का विभाजन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संघ बड़ा, राज्य छोटा, राज्य बड़ा, संघ छोटा, ऐसा नहीं है। दोनों स्वतंत्र हैं अपने अपने कार्य करने के लिए और दोनों क्या है, इक्वल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्यों ये इक्वल वैल्यू रखते हैं, क्योंकि शक्ति इनको कौन दे रहा है, तो संविधान से मिल रही है। ठीक है, ना राज्य संघ को शक्ति दे रहा है ना संघ राज्य को शक्ति दे रहा है, शक्ति इनको संविधान से मिल रही है, इसीलिए ना कोई किसी से छोटा है ना बड़ा है। इन्होंने पावर शेयर किया है, इसका मतलब ये क्या है, पार्टनर है। ठीक है, और पार्टनरशिप में कोई बड़ा छोटा अगर हो गया तो क्या होगा, पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो यहाँ पार्टनरशिप तोड़ना नहीं है, यहाँ पर क्या किया गया, पावर को शेयर कर दिया गया, सबके अपने अपने काम बांट दिए गए हैं। और जहाँ पार्टनरशिप होगा वहाँ पे विवाद होंगे तो स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है जो विवादों को सॉल्व करेगी, और राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए उच्च सदन भी होगा। तो ये 4 विशेषताएं मूलभूत विशेषताएं हैं जो कि संघात्मक शासन प्रणाली जहाँ होगी वहाँ रहेगा ही रहेगा। और क्या विशेषता है अमेरिका के संघात्मक शासन में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता है, संघ की अलग नागरिकता, राज्य की अलग नागरिकता। यहाँ पे दोहरा न्यायालय भी है, संघ का अपना न्यायालय, राज्य का अपना न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे राज्य को देखो, अमेरिका में राज्य को कितना महत्व दिया जा रहा है, संघ के एकदम इक्वल रखा जा रहा है। ठीक है, संघ के एकदम समान रखा जा रहा है राज्य को भी। राज्य के पास अपना न्यायालय, संघ के पास अपना न्यायालय, संघ के सेवक अलग, राज्य के सेवक अलग। यहाँ पे जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती है, संघ की अलग, राज्य की अलग। संघ के लिए पृथक सेवक है, राज्य के लिए पृथक सेवक है। ठीक है, अब चौथी जो इसकी विशेषता ये है कि अमेरिका से सीखना चाहिए, यहाँ पार्टनरशिप टूटेगा नहीं, संघ और राज्य दोनों एक दूसरे से चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं।
ये अलग नहीं हो सकते। साथ ही संघ राज्य के किसी भूभाग को चेंज नहीं करेगा, ना ही उसके नाम को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कि देखो इसको हम बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, अविनाशी, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब ऐसे राज्य जो अविनाशी है, समाप्त नहीं किए जा सकते और राज्यों के द्वारा संघ बनाया गया है, इसीलिए अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ, जिसको समाप्त नहीं कर सकते। मतलब कि क्या है कि संघ और राज्य के बीच आपस में अगर चाहे संघ कि हम राज्य से अलग हो जाए, राज्य चाहे कि हम संघ से अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, पार्टनरशिप ये तोड़ेंगे। साथ ही संघ क्या करेगा, किसी भी ऐसा नहीं कि राज्य के भूभाग को चेंज कर देगा, नाम बदल देगा, तो ये सब काम ये संघ नहीं करेगा। अब जो पांचवा विशेषता है वो क्या है कि 50 राज्यों, जितने 50 राज्य हैं तो सबके अलग अलग संविधान है और संघ का अलग संविधान है। मतलब कि यहाँ पे राज्य का अलग संविधान और संघ का अलग संविधान। और हमारे भारत में तो एक ही संविधान है, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग राज्य के अलग अलग संविधान है, लेकिन नहीं, यहाँ पर राज्य के अलग संविधान है और संघ के अलग संविधान है। फिर सभी राज्य के गवर्नर जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। जो राज्य के गवर्नर है उनको कौन चुनेगा, तो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कौन निर्वाचित करता है, तो संघ सरकार करती है। फिर संघ संविधान में केवल संघ सूची का उल्लेख है। देखो संघ का जो संविधान है उसमें सिर्फ और सिर्फ संघ की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो यहाँ पे राज्य के पास दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि अवशिष्ट शक्ति राज्य के पास। देखिए अवशिष्ट शक्ति आखिर होती क्या है ये समझो। देखो हर चीज़ तो हम संविधान में लिख नहीं सकते, तो जिन बातों का संविधान में उल्लेख नहीं है, जिन बातों के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है, तो उसके बारे में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसको मिला, यहाँ पे राज्य को मिला। और हमारे यहाँ किसको मिला, संघ को मिला है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि राज्य के द्वारा संघ का निर्माण किया जाए, तो राज्य जाहिर सी बात है अपने पास थोड़ी शक्ति ज़्यादा रखेगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जो है कि अमेरिका में क्या किया गया है कि राज्य का देखो, राज्य क्या, देखो 50 राज्य थे, तो 50 राज्य सरकार हो गई, अपने अपने राज्य में काम कर रही हैं, तो संघ में भी इनका कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए क्या बना, सीनेट बना। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि राज्यों का जो है ना समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब जो भी सीनेट में प्रतिनिधित्व होगा राज्य का, तो राज्य का प्रतिनिधित्व समान दिया गया है, 2-2 सीट सबको दिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिली है, नागालैंड को 1 सीट मिला है, मतलब कि हमारे यहाँ जनसंख्या डिसाइड करता है सीट, नंबर ऑफ सीट। पर अमेरिका में क्या है कि संघ और राज्य तो इक्वल हैं ही, राज्य और राज्य भी आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि राज्य के जो सीट निर्धारित किए गए हैं वो सबको इक्वल दिया गया है, 2-2 सीट दिए गए हैं। तो ये है अमेरिका के संघीय शासन संरचना की विशेषता। अभी हम देखेंगे फिर कनाडा की आखिर संघीय शासन की संरचना की विशेषता क्या है और भारत ने किसके शासन के प्रणाली को अपनाया। तो कनाडा की जो संघीय शासन की संरचना थी वो अमेरिका से अलग थी। अमेरिका से अलग क्यों थी, क्योंकि देखो कनाडा में क्या था, केंद्र सरकार था, तो एक संघ से अनेक राज्य बन रहे हैं। देखो ये केंद्रीय सरकार है, एक केंद्रीय सरकार थी पहले कनाडा में, पहले जब ब्रिटेन का शासन था एक केंद्रीय सरकार थी और एक केंद्र से फिर क्या हुआ, अलग अलग राज्य बने। ठीक है, तो एक संघ से अनेक राज्य बने। और अमेरिका में क्या था कि कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण कर रही है और यहाँ पे क्या है, एक संघ अनेक राज्य बना रही है। ठीक है, तो अब इसमें विशेषता जो है तो ये 4 मुख्य विशेषताएं तो रहेंगी ही रहेंगी, जहाँ पे संघात्मक शासन है, लिखित सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और उच्च सदन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक विशेषता ये है कि अमेरिका के संघात्मक शासन में फेडरल शब्द का उपयोग किया गया है। देखो फेडरेशन का मतलब क्या हो गया, डिवीज़न ऑफ पावर को हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन कनाडाई ने क्या यूज़ किया, यूनियन यूज़ किया। यूनियन का मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठा होना। ठीक है, तो यूनियन यूज़ किया, हिंदी में हम इसको संघ बोलेंगे और फेडरल को परिसंघ। ठीक है, तो देखो यूनियन, तो यूनियन क्यों, आखिर यूनियन शब्द का यूज़ करने का कारण क्या था, तो कारण ये था कि कनाडाई ने बोला कि देखो
कनाडा का ये क्या है कि संघ राज्य के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। मतलब जो संघ है वो राज्यों के बीच आपस में समझौता का परिणाम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में तो संघ जो है राज्यों ने आपस में समझौता किया और राज्यों के समझौते का परिणाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। साथ ही उनका ये कहना था कि देखो हम संघीय शासन व्यवस्था को तो अपनाएंगे लेकिन हम अधिक शक्ति संघ को देंगे। मतलब कि कनाडा के संघ में संघ सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है, इसीलिए उन्होंने किस शब्द का यूज़ किया, यूनियन का यूज़ किया। तो हमारे भारत में भी क्या है, हमारा भारत का जो संघात्मक संरचना है वो कनाडा से ही प्रभावित है, ठीक है, कनाडा के सरकार से ही ली गई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी केंद्र क्या है, राज्य से थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। हमारे यहाँ भी जो संघ है, हमारा जो संघ है, संघ राज्य से अधिक पावरफुल है। तो भारत में भी संघ राज्य से अधिक पावरफुल है। तो ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रभावित है हमारी संघीय संरचना, तो कनाडा की सरकार से। लेकिन आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देती हूँ क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे भारत की संघीय शासन की संरचना और हमारे यहाँ संघीय शासन की संरचना की क्या विशेषता है, और फिर हम उसकी तुलना भी करेंगे अमेरिका के संघीय शासन की संरचना से। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।